जी चलें ठीक है। तो रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दी है। आज जो हमने पढ़ना है वो चैप्टर नंबर 3 है। और ठीक है, इसमें वो आपको एक्सप्रेशन और इंटरेक्टिविटी के बारे में बताएगा। अभी तक आपने चैप्टर में जितना पढ़ा था वो जो था कि इससे रिलेटेड था, बिल्कुल बेसिक था कि अगर आपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम के ज़रिए कंसोल में कुछ आउटपुट कराना है, और फिर आपने डिफरेंट टाइप्स की वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, डाटा पढ़ी थी हमने, और फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हमने जो है कुछ चैप्टर नंबर 2 में कंप्लीट की थी। और चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको वो अगला स्टेप बताया गया, और वो क्या है, क्या जब आप अगर आप जो है वो यूज़र से कोई इनपुट भी लेना चाहते हैं तो वो कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है सी इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जिस तरह सी आउट का था, तो सी आउट जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और वो आईओ स्ट्रीम जो क्लास है, जो हेडर फाइल है, वहाँ पे वो मौजूद होता है, उसके उसकी डेफिनेशन मौजूद है। तो सी आउट जो है कंसोल पे आउटपुट करता है, यानी कुछ भी आपने प्रिंट करना है कंसोल के ऊपर, तो सी आउट के ऊपर सी आउट के साथ आप उसको डिस्प्ले कर देते हैं। कोई स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी है या कोई वेरिएबल डिस्प्ले करना है, उसकी वैल्यू डिस्प्ले करनी है। ठीक है, तो कुछ भी आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करना था तो हम सी आउट के जरिए करते थे। इस तरह से अगर आपने यूज़र से कोई इनपुट लेनी है, कोई भी आपने स्ट्रिंग इनपुट लेनी है, कोई भी नंबर इनपुट लेना है, या कोई भी आपने करेक्टर इनपुट लेना है, तो उसके लिए हम सी इन का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। कंसोल इनपुट, ये इनके इसका ये कह लें एप्लीकेशन है। ये था ना, सी आउट कंसोल आउटपुट और सी इन कंसोल इनपुट। ठीक है, और ये बेसिकली जो डाटा आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं उसको रीड करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे ये 3.1 एक एग्जांपल है इसकी। ठीक है, और इस प्रोग्राम के अंदर वो क्या करता है, यूज़र से एक रेक्टेंगल का जो है वो रेक्टेंगल की डायमेंशंस इनपुट लेता है। ठीक है, आपको पता है एक रेक्टेंगल जो है उसकी लेंथ होती है और उसकी विड्थ होती है। तो अगर हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका एरिया आ जाता है। यूज़र से पूछेंगे रेक्टेंगल की लेंथ क्या है और विड्थ क्या, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर डिस्प्ले कर देंगे तो उसका एरिया डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम 3.1 यही करता है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये तो सिंपल हेडर फाइल की इंक्लूजन है। ठीक है, नेम स्पेस है और ये मेन फंक्शन है। यहाँ से हमारा लाइन नंबर 9 के ऊपर हमने एक ही लाइन में 3 वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। ठीक है, और तीनों की टाइप क्या है, इंटीजर टाइप है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन तीनों वेरिएबल्स में होल नंबर्स आ सकते हैं, कोई पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं आएंगी। ठीक है, और एक इंटीजर का साइज क्या होता है बता सकता है? 4 फोर क्या, 4 एप्पल्स, 4 मैंगोज, 4 bytes. है ना? और बाइट। हाँ तो हाँ वही बात किया करना, शाबाश, 4 बाइट्स। ठीक है, तो यूनिट लगाना है। तो इंट का साइज तो 4 बाइट्स होता है। ठीक हो गया। तो अब हम देखें, सी आउट से तो वैसे वाकिफ है। सी आउट, उसके बाद स्ट्रीम इंसर्शन का ऑपरेटर होता है ये, इसको स्ट्रीम इंसर्शन ही बोलते हैं ना, ये मैं बात को मिक्स कर देता हूँ, यही बोलते जी हैं ना सर. स्ट्रीम इंसर्शन। और ये स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन होता है, हाँ ऐसे ही होता है। ये स्ट्रीम इंसर्शन का ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं लेस देन लेस देन। ठीक है, उसके बाद हम ये स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देंगे। तो आपको पता है कि जब हम ये डिस्प्ले करेंगे तो कंसोल पर एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो हम बेसिकली इस लाइन नंबर 11 12 के अंदर इस प्रोग्राम का जो है मकसद बयान कर रहे हैं। दैट्स इट। उससे अगली लाइन में एक और हम सी आउट स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं, और उसमें हम यूज़र से पूछते हैं व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। हम यूज़र से पूछते हैं भाई आप जिस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसकी लेंथ हमें बताएं। ठीक है, तो ये यहाँ लाइन नंबर 13 तक तो पुरानी चीज़ ही है जो आप अभी तक करते आए हैं। ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है यहाँ तक किसी को। और जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ, जी किसी का कोई सवाल है? हाँ, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना और इसमें मैं पूछता हूँ सवाल है कि नहीं है, तो वो इसमें ज़्यादा मेरे मुखातिब वो बच्चे होते हैं जो बच्चे आफ्टरनून से मॉर्निंग में शिफ्ट हुए हैं। क्योंकि मॉर्निंग वाले बच्चे जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, मॉर्निंग वाले बच्चे जो हैं उन्होंने ये चीज़ पहले पढ़ ली हुई है, तो उनको तो शायद इतनी कंफ्यूजन ना हो। तो प्राइमरली मेरा मकसद ये होता है कि मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे शिफ्टेड हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें, उनको प्रॉब्लम होती है तो पूछें। ठीक है, क्योंकि उनके लिए फर्स्ट टाइम चीज़ है। तो लाइन नंबर 13 तक तो हम सिंपल आउटपुट ही शो कर रहे हैं। अब देखें यहाँ लाइन 14 में हमने क्या किया, सीन यूज। अब सीन को यूज करने का सिंटेक्स लाइन नंबर 14 में उसने आपको बता दिया। सीन लिखेंगे आप। ठीक है, और अब ग्रेटर देन का से साइन है, इसको हम स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं। स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं, और ये क्या है, ग्रेटर देन साइन है। और सी और के साथ लेस देन का साइन आता है।
सीन के साथ ग्रेटर देन का साइन आता है, ठीक है। और उसके बाद आगे आप वेरिएबल का नाम देते हैं। सीन यानी कि इसके बाद हमेशा याद रखें, सीन के बाद हमेशा एक वेरिएबल का नाम आएगा हमेशा। कि सीन को हम सीन के जरिए हम इनपुट लेते हैं ना कीबोर्ड से, तो अब इनपुट तो आपने कहीं हवा में तो स्टोर नहीं करनी, हम इनपुट को हम किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो हमेशा सीन के बाद एक वेरिएबल का नाम आता है। वो वेरिएबल किसी भी टाइप का हो सकता है, इंटीजर का, डबल, करैक्टर, स्ट्रिंग, बूलियन, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन कि हम क्या इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपने कि सीन के साथ हमेशा ये एक वेरिएबल का नाम आता है। कभी भी यहाँ पे कोई स्ट्रिंग नहीं आएगी, कोई कोई कांस्टेंट नहीं आएगा, कोई कोई नेम कांस्टेंट भी नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमेशा वेरिएबल का नाम आएगा, ये आपने याद रखना है हमेशा बात, ठीक है। तो हमने जो यूजर इनपुट करेगा लेंथ की वैल्यू, जैसे खास करके 10 इनपुट की यहाँ पे, तो वो 10 जो है वो किसके अंदर आ जाएगा, इस लेंथ के वेरिएबल में आ जाएगा, जो कि हमने इधर ऊपर डिक्लेयर किया था। तो लाइन नंबर 14 के बाद जो स्टेट होगी प्रोग्राम की वही होगी कि लेंथ के अंदर क्या पड़ा होगा, 10 पड़ा होगा, ठीक है। और उसके बाद जब हमने दोबारा से लाइन 15 में आउटपुट किया, यूजर्स को इंटीमेट किया भाई हमें जो है वो विड्थ की वैल्यू भी बताएं रेक्टेंगल की, और हमने लाइन नंबर 16 में विड्थ में वैल्यू ले ली, ठीक है। तो देखें लाइन नंबर 14 और 16 ये दो नई लाइनें हैं आपके लिए बेसिकली यहाँ पर। तो हम सीन के जरिए इस सिंटेक्स के थ्रू इनपुट लेते हैं। सीन के बाद हमेशा जो है वो एक वेरिएबल का नाम आता है, जो भी यूजर इनपुट करेगा कीबोर्ड के थ्रू वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये इक्वल टू का ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं। इसकी दो साइड होती हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड पे हमेशा वेरिएबल का नाम आता है, और राइट साइड पे कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई नेम कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। और फिलहाल अगर राइट साइड पे क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें आप लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 20, आंसर आएगा 30, और वो एरिया में स्टोर हो जाएगा। और आखिरी लाइन में हम जो रेक्टेंगल का एरिया है वो डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है जी। इस प्रोग्राम को देख लें, और अगर कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें। सही, ये 10 वैल्यू किस तरह इसके अंदर स्टोर होगी, हम इसे खुद देंगे ये वैल्यू? जी हम वो जब इसको समझे। चलाएंगे ना, जी मैं इसको ना अपने पास खोलता भी हूँ। जी हम इसको जब हम इसको चलाएंगे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, तो उस टाइम पे ही हमसे पूछेगा। ओके। 3.1 है ना ये, चलाते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम है आपके सामने, इसको मैं रन कंट्रोल F5 करके रन करूँगा ना, उसको बिल्ड करेगा, कंपाइल करेगा। तो अब देखिए, जो उसने पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो अब इसके बाद ये स्टॉप कर गया, वेट कर रहा है, जब तक मैं इनपुट नहीं करूँगा आगे नहीं चलेगा। तो मैं कहता हूँ 56, अब वो मुझसे विड्थ पूछेगा, अब फिर स्टॉप करेगा, मेरे इनपुट का इंतजार करेगा, जब तक मैं इनपुट नहीं करूँगा ये प्रोग्राम यहीं पे रुका रहेगा। मैं कहता हूँ 32, तो उसका वो एरिया कैलकुलेट करेगा और डिस्प्ले कर, ठीक है जी। इसमें किसी को कोई इशू ओके। नहीं है। चलें लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये सारी उसने एक्सप्लेनेशन की हुई है। यहाँ पे बता रहा है कि जब भी आप इनपुट लेने जाते हैं ना यूजर से, तो वो दो स्टेप्स होते हैं उसके, क्या कि पहले आप सी आउट को यूज करते हुए प्रॉपर मैसेज डिस्प्ले करते हो भाई, लेंथ की वैल्यू एंटर करें, विड्थ की वैल्यू एंटर करें, ताकि यूजर को पता लगे उसने करना क्या है। और फिर हम सीन के जरिए वैल्यू को रीड करते हैं, ठीक है। तो ये उसमें सारा उसको एक्सप्लेन किया होगा। ये देखें, ये नीचे ये वो सरा से बता रहा है कि सी आउट को हम कहते हैं, ये हम सी आउट को देते हैं कि इसको प्रिंट करो, और सीन को कहते हैं जो हमारे पास आया वो इस लेंथ में डाल दो। यानी कि ये एरोज है ना, यानी कि इसको याद करने का तरीका बता रहा है, यानी कि इसमें आप कंफ्यूज ना हो। बाकी बच्चे ये होता है कि वो सी आउट के साथ जो है ना ये लगा रहे होते हैं साइन, तो वो कंफ्यूज ना हो इसलिए उसने ये एरोज बना दी हैं। एक सी आउट के साथ साथ जो ये एरो बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू जो है ये हम इस एरो के जरिए सी आउट को दे देंगे, इसको प्रिंट कर दो, और सीन में जो आ रहा है वो हम इस लेंथ में स्टोर करा रहे हैं। ये एरो से भी आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्शन के जरिए। तो जब आप कोई भी चीज़, और हाँ जब आप इनपुट कब कंप्लीट होती है, सीन जो है
वो वेट करेगा कि इनपुट आपकी यूजर दे, और कब इनपुट आपकी खत्म होगी, जब कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे कोई भी जो है वो इनपुट देने के बाद जब आप एंटर प्रेस करेंगे, तो उस टाइम पे वो सीन जो है वो ये एज्यूम करेगा आपकी इनपुट कंप्लीट हो गई है। ठीक है सर? और ये सीन भी जो है आईओ स्ट्रीम फाइल का पार्ट है। और आईओ स्ट्रीम का मतलब होता है, आई का मतलब है इनपुट, ओ का मतलब है आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यानी कि इसका ये एब्रीविएशन। ठीक है जी। तो अच्छा, अब ये काम भी कर सकते हैं क्या, कि एक ही लाइन में मल्टीपल इनपुट्स ले सकते हैं। जैसे कि आप सी आउट के जरिए एक ही सी आउट स्टेटमेंट से मल्टीपल वैल्यू डिस्प्ले करा सकते हैं ना। जैसे ये आप देखें लाइन नंबर 18 में आपने क्या किया, इस सी आउट के जरिए आपने एक स्ट्रिंग भी डिस्प्ले की है और फिर एक वेरिएबल की वैल्यू भी डिस्प्ले की है। तो जिस तरह आप सी आउट के जरिए मल्टीपल वैल्यूज को एक ही लाइन में डिस्प्ले कर सकते हैं, इस तरह आप सी इन के जरिए मल्टीपल वेरिएबल्स में इनपुट भी ले सकते हैं। पहली इनपुट जो है लेंथ में आएगी, अगली इनपुट विड्थ में आएगी। तो ये देखें, इसने इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। क्या किया कि इसने एक बार ही मैसेज दे दिया कि भाई आप जो है वो लेंथ की और विड्थ की वैल्यू दें, और कैसे दें, सेपरेटेड बाय स्पेस। तो फिर जो है वो ये इसको मैं चलाता हूँ, 3.2 को भी हम मैं रख लेता हूँ अपने पास, खोल लेते हैं। ठीक है। तो इसने हमें कहा कि भी लेंथ और विड्थ की वैल्यू दे लगा था, और वो आपने स्पेस पर देनी है। तो वो पहली वैल्यू लेंथ में जाएगी, दूसरी वैल्यू विड्थ में जाएगी। या बस कंसोल प्रिंट हो गया, दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एंटर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल सेपरेटेड बाय स्पेस। तो मैं कहता हूँ 5 फिर स्पेस फिर 9 देता हूँ, और जब एंटर दबाऊंगा तो अब इनपुट मेरी कंप्लीट हो गई। तो 5 वैल्यू विड्थ में चली जाएगी, जो पहले है क्या है, पहले लेंथ है, लेंथ में चली जाएगी 5, और अगली विड्थ में चलेगी। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, कोई इशू तो नहीं। नो सर। और इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एक स्पेस दे दें या ज़्यादा स्पेसेस दे दें, तब भी कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इसमें दोबारा रन करता हूँ और मैं कहता हूँ 56, 1 2 3 4 5, बहुत बहुत ज़्यादा स्पेसेस दे दी मैंने, और 69, अब भी ये चल जाएगा। ठीक है। Cin will also read multiple values of different data type। अभी आपने देखा ना कि इस स्टेटमेंट में Cin दो वैल्यूज को रीड कर रहा है, लेंथ और विड्थ को, दोनों की टाइप क्या है, इंट सेम है। तो Cin के अंदर ये कैपेबिलिटी भी है कि वो मल्टीपल वैल्यूज डिफरेंट डाटा टाइप्स की भी रीड कर सकता है। जैसे इस प्रोग्राम को देखते हैं, 3.3 को देखते हैं। ठीक है, 3.3 को हम जरा गौर से देखते हैं, इंपॉर्टेंट है इसमें, वो आपको Cin की वर्किंग भी बताएगा, इसको जरा गौर से देखिएगा। तो ये देखें, हमारे पास हमने इस प्रोग्राम में लाइन नंबर 8 9 और 10 पे 3 डिफरेंट वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक इंटीजर, एक डबल और एक करेक्टर। ठीक है, तीनों की टाइप क्या है जी, डिफरेंट है। और लाइन नंबर 12 के ऊपर हम प्रॉम्प्ट करते हैं, यूजर को बताते हैं कि तुम एक इंटीजर एंटर करो, डबल एंटर करो और एक करेक्टर एंटर करो। ठीक है, और फिर हम, आप देखो लाइन नंबर 13 में क्या कर रहे हैं, सीन की स्टेटमेंट के जरिए, एक ही सीन की स्टेटमेंट के जरिए हम डिफरेंट टाइप की वैल्यूज ले रहे हैं। ठीक है, एक ही, जिस तरह से सी आउट के जरिए देखें ना हम, सी आउट के जरिए कोई वेरिएबल की वैल्यू भी आउटपुट करा सकते हैं, कोई स्ट्रिंग भी आउटपुट करा सकते हैं, और भी कुछ काम कर सकते हैं। तो इस तरह हम सीन के जरिए एक ही लाइन में मल्टीपल डिफरेंट टाइप की वैल्यूज दे सकते हैं। तो हम इस लाइन के अंदर एक इंटीजर, एक फ्रैक्शनल, उनकी डबल और एक फैक्टर इनपुट ले रहा है। ठीक है, और जो इनपुट आ रही है उसको भी हम इस तरह से डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। तो और रन करते हुए हम वही इनपुट यूज़ करते हैं जो उसने यहाँ पे यूज़ की है, 4 5.7 और बी। ठीक है, मैं ये देता हूँ उसको, 4 स्पेस 5.7 और बी। ठीक हो गया। तो देखा आपने कि उसने जो है वो तीनों इनपुट को रीड कर लिया। ठीक है, 4 में चला गया, 5.7 दूसरी इनपुट थी, वो फ्रैक्शनल में चली गई, और तीसरी इनपुट लेटर में चली गई। तो जिस सीक्वेंस में आप इधर वेरिएबल देंगे और उस सीक्वेंस में उनको वैल्यू साइन होती चली जाएगी। ठीक है जी, इसमें कोई क्लियर, इसमें कोई मसला तो नहीं है, ये यहाँ तक क्लियर है।
खामोशी का मतलब तो होता है ये पीस। हाँ हाँ पूछिए। सर ये जो से यहाँ करेक्टर होते हैं, अगर हम इन्हें एसआई कोड यहाँ दें, जैसे कि 4 लेटर है यहाँ, अगर 65 लिखे तो जो आउटपुट होगी वो हम्म, ए ए आएगा। कर लेते हैं, आपके ख्याल से क्या आना चाहिए होता है? असल में जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, करेक्टर्स जो होते हैं वो हैंड से उनकी आज की कोड ही सेव हो रहा होता है, और जब आप जी सर। करेक्टर करोगे तो वो उसका जो है ना, वो उस आज की कोड के जो करेक्टर है वो डिस्प्ले करेगा। अगर मैं देता हूँ ना 4 5.7 और मैं कहता हूँ 65, तो अब वो ए डिस्प्ले करे, बल्कि इसने क्या डिस्प्ले किया, अच्छा इसने 6 जाना सिक्स। किया। हाँ, इसकी वजह ये है कि आपने करेक्टर में इनपुट लिया ना, तो करेक्टर में तो एक ही इनपुट जाती है, करेक्टर वेरिएबल में एक ही जाती है ना, तो 6 जाएगा। हम आस्की कोड नहीं दे सकते इधर, क्योंकि हम आप इनपुट जो ले रहे हो वो किस में ले रहे हो, कैरेक्टर वेरिएबल में इनपुट ले रहे हो ना, यूजर से इनपुट लोगे ना तो कैरेक्टर वेरिएबल में जा रही है, तो सीन उसको एज अ कैरेक्टर डील करेगा, एज आस्की कोड डील नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 6 आया और 5 उसने ऐसे कर दिया। ठीक है सर। तो देखिए होता क्या है, तो जब आप ये इस तरह से वैल्यूज एंटर करते हो ना, और अगर आप ये, अच्छा ये काम तो ऐसा था ना, और अगर आप ये काम कर देते हो, इसमें एक और इनपुट भी दी हुई है, हम वो भी देते हैं, इसी प्रोग्राम को चलाते हैं। अच्छा यहाँ तक तो क्लियर है ना, किसी को इशू तो नहीं है कि अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात शुरू होने लगी है। अगर आप इस तरीके से इनपुट करते हैं कि 5.7 दे दिया पहले, हालांकि आपने इंटीजर देना था, उसके बाद आपने 4 दे दिया, उसके बाद आपने जो है वो के दे दिया, तो आप देखेंगे क्या हुआ। देखा आपने, गौर किया? होना तो ये था कि 5.7 जो है इधर फ्रैक्शनल में तो 4 आना चाहिए था, लेकिन 4 नहीं आया। इसने क्या किया, 5 को होल को दे दिया, और जो 0.7 फ्रैक्शनल पार्ट था वो उसने इधर दे दिया, और 4 को इसने ये साइन कर दिया, और के को उसने स्किप कर दिया। इसकी वजह क्या बनी, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरा। तो जैसे इसने यहाँ पे एग्जांपल दी है, इसको अगर आप इनकी जब आप ये कीबोर्ड के जरिए ये चीज़ एंटर करेंगे तो होगा क्या कि हमारे पास जब कीबोर्ड से कोई चीज़ भी एंटर होती है वो कीबोर्ड बफर में जाती है। कीबोर्ड बफर एक मेमोरी की तरह है, ठीक है, इस तरह से आप समझना, यानी कि इस तरह से होगा 5.7, इधर स्पेस होगी, इधर 4 है, फिर स्पेस, फिर बी, फिर आगे एंटर आपने प्रेस किया तो एंटर कोड आ गया। एंटर जैसे ही प्रेस करते हो तो इन एक लाइन कंप्लीट हो जाती है, सी इनपुट जो है वो इनपुट लेना बंद कर देता है बस। हाँ, तो होता ही है कि सीन यहाँ से रीड करता है, और उसने भी सबसे पहला वेरिएबल कौन सा है जो उसने रीड करना है, वो तो इंटीजर टाइप का होल नंबर है, तो वो क्या रीड करेगा, 5 रीड कर लेगा, 0.7 को इग्नोर कर देगा, क्योंकि 0.7 तो इंटीजर नहीं है ना, तो 5 को रीड करके वो इंटीजर में साइन कर देगा, और उसके अगले जो रीड करेगा 0.7 वो साइन कर देगा फ्रैक्शनल को, ठीक है, और 4 जो है वो फिर बी को इन लेटर की जगह असाइन कर देगा। तो इसलिए आपके सामने ये आउटपुट आई थी, समझाई बात? थोड़ा सा ये पॉइंट है। सर रिपीट कर दें। जी मैं रिपीट कर देता हूँ, ये देखें जी, मैं आपको इस तरह से रिपीट करता हूँ। आपके पास है जी कीबोर्ड बफर, आप देख रहे हैं कि इसको इसको इसी को कीबोर्ड बफर समझ लें जो मैंने हाईलाइट किया, ठीक है। तो जब ये डाटा जाएगा तो सीन ने जो पहली वैल्यू रीड करनी है वो किस में डालनी है, होल में, और होल की टाइप क्या है, इंटीजर, उसमें होल नंबर दिया सकते हैं। तो आपने पहली इनपुट क्या दी है, 5.7 दी है, तो बेशक आपने 5.7 दी, लेकिन वो 5 को रीड करेगा, 5 को रीड करेगा और होल में डाल देगा, 0.7 को इग्नोर कर देगा, ठीक है। और अगली वैल्यूज को पता है फ्रैक्शन लेनी है, तो वो 0.7 को फ्रैक्शन में डाल देगा, ठीक हो गया। उसके बाद स्पेस है, ठीक है, और उसके बाद 4 है, तो 4 जो है वो लेटर में आ जाएगा, तो अपने का 4 लेटर में आ गया, और के स्किप हो गया। समझ आई बात कि नहीं आई भी? सर आ गई हैं। यहाँ पे यानी कि सीन जो है वो डाटा टाइप को देखते हुए फैसला ही करता है, और इनपुट जो है वो अकॉर्डिंगली वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करता है। इसमें ये थोड़ा छोटा सा पॉइंट है। सर अगर ये करेक्टर जैसे अब 4 वैल्यूज में आ गई है, अगर इसकी जगह कोई करेक्टर में तो एक ही बाइट मतलब स्टोर होती है ना, तो अगर कोई बड़ी चीज हो तो फिर हम बड़ी चीज़ें देख लेते हैं, इसका आंसर वैसे पहले भी हम शायद कर चुके थे, लेकिन हम कर लेते हैं। होता है अगर आप एक कैरेक्टर में एक से ज़्यादा वैल्यूज देते हो तो क्या होता है,
हम कहते हैं 5.74 और हम कहते हैं जी, ठीक है। अच्छा सॉरी, हमने, हाँ अच्छा ठीक है, हम दोबारा से बुलाते हैं, सॉरी 4, 5.7 और ये लें। अब मैंने कैरेक्टर बढ़ा दिए, उसने पहला लिया, बाकी सारे इग्नोर कर दिए। तो इट विल टेक ओनली फर्स्ट करेक्टर, वन करेक्टर की स्पेस होती है 1 बाइट, साइज होता है 1 बाइट, तो इसलिए पहला करेक्टर लेगा, बाकी सबको इग्नोर कर देगा, छोड़ देगा। ठीक हो गया? जिन्होंने सवाल किया समझ आ गया? सर यानी वो फर्स्ट लेटर ले लेगा? जी बिल्कुल। ओके सर। ठीक है, ये चेक पॉइंट क्वेश्चन आ गए, कर लीजिएगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, तो आपको पता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या होता है? दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सी प्लस प्लस जो है वो आपको मैथमेटिकल या कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कंस्ट्रक्ट करने की का फीचर, ये कह लें फैसिलिटी देता है। कैसे बोला? इधर देखें, ये प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स हैं कुछ, इनको जरा गौर से देखिएगा। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक्स की वैल्यू रिजल्ट को असाइन कर रहे हो, ठीक है। और इधर क्या कर रहे हो, इधर 4 आप असाइन करो रिजल्ट को, ठीक है। तो इधर क्या होगा, 15/3 जो आंसर आएगा वो रिजल्ट में चला जाएगा। और जब आप ये करोगे तो जो भी इसकी नंबर वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो चली जाएगी। इधर क्या वैल्यू आएगी, 4, और इधर क्या आएगी, a प्लस बी। यानी कि ये डिफरेंट आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, ये सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। और मिसाल के तौर पे हम एक प्रोग्राम को देखते हैं 3.4, वो क्या करता है कि वो फ्रैक्शन कैलकुलेट करता है, ठीक है। कि अगर आप दिस प्रोग्राम शोज द डेसिमल वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन की डेसिमल वैल्यू आपको दिखाता है। वो आपसे पूछता है कि आप न्यूमरेटर जो है वो एंटर करें, न्यूमरेटर ऊपर आता है और डिनोमिनेटर नीचे आता है, वो एंटर करें। तो जब आप एंटर करते हैं तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दे देंगे। 3/16 किसके इक्वल होता है, वो इसके इक्वल होता है। यानी कि ये प्रोग्राम ये काम करता है। इसको प्रोग्राम को देख लें, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और सिंपल सा है। ये एक लाइन है सिर्फ, इसमें आप क्या कर रहे हो, इसको इस पर डिवाइड कर रहे हो। टाइप किया वैसे डबल है, ठीक है, इसके आंसर भी डबल में आया हमारे पास। इसमें इस प्रोग्राम में कोई इशू तो नहीं है। एक फ्रैक्शन की डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है ये प्रोग्राम। इस दफा सर इसने वो जो इक्वल वाला ऑपरेटर बोर्ड नहीं यूज किया। हाँ वो नहीं यूज किया, आप इस तरह भी कर, सी आउट में भी काम कर सकते हो, नहीं कि सी आउट के अंदर भी आप ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख सकते हो ऐसे। दिस इज फाइन, इट विल कैलकुलेट और वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ प्लस भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो। तो ये देखें, ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, और ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इसकी आउटकम में क्या आएगा वैसे, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो क्या आंसर आएगा? 14। क्या आंसर आएगा जी? 14। हाँ जी 14 आंसर आएगा, ठीक है जी। तो ये देखें, पहले ये डिवाइड होगा, क्या होता है ना, डीमैथ्स रूल लगता है, तो सबसे पहले ये चीज़ कैलकुलेट होगी, फिर उसमें ऐड करेंगे। तो होता ये कि जब आपके पास एक ही एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हों, तो जो उनकी प्रेसिडेंस होती है उसके हवाले से वो उनकी जो है वो एवेल्युएशन होती है, ठीक है। सबसे पहले ये कि ये इसने टेबल 3.1 के अंदर इसको आपको प्रेसिडेंस दी हुई है। अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है उनकी प्रेसिडेंस दी है हाई टू लो, यानी कि सबसे पहले अगर किसी कोई भी आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और उसके अंदर ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज हुए हैं, तो सबसे पहले आपने किसको सॉल्व करना है, सबसे पहले यूनिट इंटीग्रेशन, जो माइनस का साइन होता है वो सबसे पहले होता है, और फिर उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई और मॉडुलस, इन सब की एक जो है ना वो प्रेसिडेंस है, और फिर प्लस और माइनस। तो जैसे इसने एग्जाम्पल में ये दिखाया, ये जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसमें आपके पास 2 डिफरेंट ऑपरेटर हैं, एक प्लस और एक
डिवाइड की प्रेजेंस ज़्यादा है तो सबसे पहले डिवाइड वाली चीज़ कैलकुलेट होगी और फिर आखिर में प्लस होगा, ठीक है। तो इसको अब देख लें आप, अगर हम इसको देखें एक्सप्रेशन को, तो सबसे पहले क्या है कैलकुलेट होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस प्लस से हाई है, तो जो जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाई होती है सबसे पहले उसकी कैलकुलेशन होती है और बाद में फिर उसके बाद वाले की होती है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 8, 8 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 13। यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। और यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा 12 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा 24, और फिर 24 में आप 8 ऐड कर दें 32, 4 माइनस कर दें 28 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा 17 mod 2 आंसर आएगा 1, तो 4 आंसर आ जाएगा। 4 प्लस 1 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। ठीक हो गया, तो इसको आप देख लें, इसमें कोई इशू तो नहीं है, ये सिंपल एक मैथ्स की बातें हैं। इतना मैथ्स हो मेरा ख्याल आपको फिंगर टिप्स पे हो। सर ये यूनरी नेगेशन का भी बता दें, उसकी एग्जांपल। इंडिकेशन बेटा वो होती है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चीज़ कैलकुलेट होगी, ये वाली होगी, यानी कि ये -3 है एक्चुअली। तो -3 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या बनेगा -15, और उसमें आप 6 ऐड कर दें तो क्या बनेगा 9, -9। तो इसका माइनस में आंसर आ जाएगा, यानी कि ये ऐसे होगा 6 प्लस -15, ठीक है ना। -3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो -15 आता है, और फिर क्या जी सर। -9, ठीक हो गया जी। इनकी यूनिफिकेशन ये चीज़ जो माइनस साइन होता है, माइनस में वैल्यू होती है ना, ये वो चीज़ है, ठीक है। और अगर ये एक्सप्रेशन है आपके पास, तो दोनों ऑपरेटर की जो है वो प्रेसिडेंस सेम हो, यानी कि जब अगर आपके पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसमें जितने भी ऑपरेटर्स यूज हुए हैं उनकी प्रेजेंस सेम है, तो फिर क्या होता है ये लेफ्ट से राइट एसोसिएटिविटी होती है। क्या मतलब पहले ये चीज कैलकुलेट होगी और फिर राइट वाला कैलकुलेट होगा, यानी कि सबसे पहले 5 - 3 का कैलकुलेट होगा, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 2, उसमें 2 ऐड किया जाएगा, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, इस केस में भी लेफ्ट एसोसिएटिविटी होगी, 12 को 6 पे डिवाइड किया जाएगा, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, सही ठीक है। दोबारा बताइएगा। ये बेटा एसोसिएटिविटी है, एसोसिएटिविटी होती है ना कि भाई ऑपरेटर कैसे कैलकुलेट होगा। देखे ना, यानी कि ये जो कैलकुलेशन है, ये जब आपके पास एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि जिसमें जितने ऑपरेटर यूज हुए हैं सबकी प्रेजेंस सेम है, तो अब हम क्या करें, अब हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर रहे हैं राइट से भी कर रहे हैं, आंसर सेम ही है, सबकी प्रेजेंस सेम है। इस केस के अंदर C++ के अंदर लेफ्ट साइड से जो है वो चीज जो है स्टार्ट होती है, वैल्यूएशन स्टार्ट होती है, ठीक है। ये ऑपरेटर लेफ्ट एसोसिएटिव है। ओके सर। तो अच्छा, और अब देखें अगर हम ब्रैकेट लगा देते हैं तो उससे फिर मामला चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो सबसे पहले A+B कैलकुलेट होगा, फिर 4 पे डिवाइड होगा, जैसे ये देखें। अब चूंकि ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और इसमें जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी प्रेजेंस ज़्यादा है, लेकिन चूंकि अब आपने 5+2 के आगे ब्रैकेट लगा दी तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा 5+2 कैलकुलेट होगा, क्योंकि ब्रैकेट लगाने से इसकी प्रेसिडेंस बढ़ गई है। ये तो आपको पता है ना, मतलब ये सिंपल मैथ्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और सादा सादा मैथ है, यानी कि ये मैं ख्याल है 5th क्लास में 6th क्लास में बच्चों को कराया जाता है, ये वो है। और फिर फोर्थ में डिवाइड, इसमें क्या करेंगे, पहले आप माइनस करेंगे, इसमें फिर माइनस करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, चलें आप बताएं इसमें क्या करेंगे। इसमें तो पहले आप 4 प्लस 17 करेंगे, 21 आएगा, फिर उसका 2 से मॉड लेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। इसमें पहले आप 6 - 3 करेंगे, वो आ गया 3, फिर 2 + 7 करेंगे तो वो क्या आएगा 9, तो फिर होगा 9 मल्टीप्लाई बाई 3, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी, जहाँ तक क्लियर है। जी सर। अब देखें यहाँ पे आपने, क्योंकि अलजबरा साहब का ताल्लुक है, अलजबरे के क्वेश्चन आपसे पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो
इस टेबल 3.5 के अंदर उसने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अगेंस्ट जो एक सी प्लस प्लस का एक्सप्रेशन है वो क्या हो वो आपको बताएगा, ठीक है। क्योंकि आप याद रखें जब आप कोडिंग करेंगे पेपर के ऊपर कोड टाइप करके लिखोगे, या यानी कि आप कंप्यूटर के ऊपर कोड टाइप करोगे या आप अपने पेपर के ऊपर लिखोगे, तो आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने हैं। बाद बच्चे ये गलती करते हैं कि चूंकि वो मैथ्स और कैलकुलस इन चीज़ों करने के आदी होते हैं, फिजिक्स में भी आप इस तरह के एक्सप्रेशन लिखते हो, तो अगर आप सी प्लस प्लस में वो एक्सप्रेशन लिखोगे तो वो नहीं चलेंगे, आपको सी प्लस प्लस के लिए सी प्लस प्लस वाला एक्सप्रेशन लिखने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए इसने आपको यहाँ पे कैटेगोरी बताया है कि अलजेब्रिक में हम क्या करते हैं, 6 बी का मतलब क्या होता है, 6 टाइम बी, यानी कि 6 × बी होता है। तो अगर आप ये लिखोगे सी प्लस प्लस में तो आपको एरर दे देगा। सी प्लस प्लस में ये जो है वो इसके इक्वल है, ये दरमियान में सारी का साइन आएगा, और यहाँ पर भी सारी का साइन आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 4 × x × y, ठीक है ना। तो इस टेबल को भी देख लें, इस टेबल में इसने आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अगेंस्ट उसका सी प्लस प्लस का इक्वलेंट एक्सप्रेशन बताया हुआ है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों की गलती आपने नहीं करनी है, ठीक है ना, जब अपना आप काम कर रहे हो पेपर पे टाइप कर रहे हो। इसको कन्वर्ट करना है ज़रा जल्दी से, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको कन्वर्ट करके मुझे चैट पे लिख के दिखाया, इसको जो मैंने हाईलाइट किया। लिख के दिखाएं क्या हुआ। इसके अगेंस्ट सी प्लस प्लस का एक्सप्रेशन लिख दिया मुझे जल्दी से। हाँ ठीक है, शाबाश, ये लिखा भी इसने a+b/c, ठीक हो गया। /2 नहीं है, c है। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके अगेंस्ट उसने सी प्लस प्लस का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। इसको गौर से देख लें, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अगर नहीं समझ आता तो मैं बताता हूँ। इस 3/6 टेबल को आप 1 मिनट के लिए गौर से देखें सारे बच्चे। सर फर्स्ट वाला इसमें 3 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है एक्चुअली? हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। सर इधर उन्होंने डिवाइड किया हुआ है एक्स से। तो मतलब बात ये की है, अब देखना x/2 कर लें और 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो बात एक है, ये होता है ना 2 × 3, ठीक है ना। ये एक्चुअली है, ये ओके सर, एक्चुअली 3x/2 है। ये तो 3 को x, 3 को उधर ले जाएं, ये उधर ले जाएं, बात एक ही, क्योंकि दोनों की प्रेजेंस सेम है जी। इसमें सबको, ये सबको क्लियर है, इसमें कोई किसी को इशू तो नहीं है जी। सी प्लस प्लस के अंदर एक चीज होती है, फंक्शन होता है पावर, ठीक है। पावर का फंक्शन है, ठीक है। और ये सी प्लस प्लस का फंक्शन है, ये आपको, इसको आप 2 पैरामीटर पास करते हो, बेस और एक्सपोनेंट, तो ये आपको उसकी पावर कैलकुलेट कर देता है। यानी कि इसको आपने इस तरह पावर का पी पावर लिखा और ब्रैकेट्स लगाई, और इसको पहला पैरामीटर पास किया वो होता है बेस, और कॉमा दूसरा पैरामीटर पास किया वो होता है एक्सपोनेंट। तो ये आपको 4⁻² कैलकुलेट करके इधर आंसर दे देगा, ठीक है। ये देखिए, ये इसमें आपको इस फिगर 3/3 समझाया हुआ है। हम लिखते हैं ना एरिया इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो इस 4 स्क्वायर को अगर आपने सी प्लस में लिखना है तो वो आप ऐसे नहीं लिख, ऐसे स्क्वायर को आप लिखने के लिए हम पावर का फंक्शन यूज करेंगे। अगर आपने किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर पावर कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम पावर का फंक्शन यूज करेंगे। सी प्लस प्लस में क्या है, पावर का फंक्शन मौजूद है। तो पावर के फंक्शन को 2 पैरामीटर पास होते हैं, 2 आर्गुमेंट से पैरामीटर पास होते हैं। पहला पैरामीटर उसका बेस होता है और दूसरा एक्सपोनेंट होता है, तो उसकी पावर कैलकुलेट करके आपको आंसर रिटर्न कर देता है। तो देखें जैसे ये है, इसने इधर एग्जांपल दिया, जैसे ये है, तो ये क्या है 3 × 6⁻3, ये इसको कैलकुलेट कर रहा है।
तो ये जो है, ये इसका आंसर क्या आएगा? 5 raised to power 4 का आंसर क्या होता है? तो जैसे यानी कि पावर एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। इस फंक्शन को हम एक दो आर्गुमेंट पास करते हैं और हमें एक वो आंसर रिटर्न कर देता है। एक एक्स पास करते हैं, एक वाई पास करते हैं, ये एक्स रेस्ट पर वाई कैलकुलेट करके हमें देता है। और ये पावर फंक्शन कौन सी लाइब्रेरी में? सी मैथ की लाइब्रेरी में। इस पावर फंक्शन को आपने यूज करना है तो आपने सी मैथ की लाइब्रेरी को यूज करना पड़ेगा। अब हम एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल आपको पता होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर आपने एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है तो हमारे पास जो है उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है और उसका सी प्लस प्लस का एक्सप्रेशन ये बनेगा, ठीक है। पाई जो है वो एक नेम कांस्टेंट होगा जो हम डिक्लेयर कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय पावर रेडियस एक वेरिएबल होगा और 2 उसकी पावर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले सी मैथ इंक्लूड की, क्यों? क्योंकि हमने पावर का फंक्शन यूज करना है। इधर हमने नेम कांस्टेंट डिक्लेयर किया, इसका नाम है पाई। और मैंने आपको बताया कि हम नेम कांस्टेंट हमेशा ऑल कैप्स में डिक्लेयर करते हैं ताकि उसको देख के पता लग जाए कि भाई ये ऑल कैपिटल में है, ठीक है। और डबल एरिया और रेडियस हमने ये दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। हमने यूजर से पूछा भाई ये रेडियस क्या सर्कल है जिसका आपने एरिया कैलकुलेट करना है, तो उसने हमें रेडियस रेडियस इनपुट किया। और ये देखिए ये लाइन हमने इस लाइन के जरिए हमने उस सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर दिया। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर करना है, तो पावर के फंक्शन को हम कॉल करेंगे और उसको रेडियस पास करेंगे और 2 पास करेंगे तो वो रेडियस का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करके दे देगा और हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको देख लें 3.5 को, कोई इशू तो नहीं है। क्लियर है? अगर आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो वो कैसे होती है? एवरेज एवरेज एक जो है ना वो कॉमन प्रॉब्लम है मैथ की कि अगर आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है तो क्या होता है? तमाम नंबर ऑफ आइटम्स को आप सम कर दें और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। तो अगर आपने 3 वैल्यूज की एवरेज कैलकुलेट करनी है तो उसका तरीका क्या होगा? ये होगा, तीनों को आप ऐड करें और 3 पे डिवाइड कर दें। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है इस तरह से हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं ना सी प्लस प्लस के अंदर, क्या नहीं, इस तरह से जनरली हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तीनों को ऐड किया और 3 पे डिवाइड किया, इसमें कोई इशू तो नहीं है? ये स्टेटमेंट सही है एवरेज कैलकुलेट करने के लिए? नो सर, सर ब्रैकेट में डालेंगे। हाँ जी, ये स्टेटमेंट अगर आप सी प्लस में लिख दोगे तो ये एवरेज कैलकुलेट करने के लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसमें मैथमेटिकल प्रेसिडेंस के हवाले से ये जो डिवाइड का ऑपरेटर है इसकी सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस है। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि सी जो आखिरी वैल्यू को 3 में डिवाइड कर दिया जाएगा, बाद में ऐड किया जाएगा। अब जबकि हमने ये नहीं करना, एवरेज होती है पहले तीनों को ऐड करें उसके बाद 3 में डिवाइड करें। तो उसका हल क्या है? आप इधर ब्रैकेट्स लगा देंगे। तो असल फार्मूला ये है, सही फार्मूला, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं, ये एक प्रोग्राम है जो कि 3 क्विज़ेस के स्कोर्स की जो है ना वो एवरेज आपको देता है। तो ये इस लाइन के अंदर हमने इस इधर हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3, ठीक है। हर एक टेस्ट वेरिएबल के अंदर उसके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। कि इस लाइन में लाइन नंबर 13 से लेके 18 तक हमने तीनों वेरिएबल्स में अलग अलग इनपुट ले ली यूजर से, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट कर दी और एवरेज कैलकुलेट करने में हमने इस बात का ख्याल रखा कि हम तीनों को पहले ऐड करेंगे और फिर तीन तीन पे डिवाइड करेंगे। अब हमने एवरेज डिस्प्ले कर, ठीक हो गई। इसको भी देख लें, कोई इशू तो नहीं है? अच्छा मुझे बताएं, जो बच्चे शिफ्टेड हैं उनमें से कोई आया भी हुआ कि नहीं आया हुआ? बस सारे जो हैं वो जी सर। आपको बेटा समझ आ रही है? यस कोई सर। जी सर। इशू तो नहीं हो रहा? नो सर। हाँ, किसी बच्चे को कोई इशू हो मामला होगा तो बेटा बिला झिझक पूछ लिया करें, ठीक है। इसमें शर्माने या उसकी जरूरत नहीं है। ठीक हो गया जी। अगेन चेक पॉइंट क्वेश्चन आ गए, ये आप कीजिएगा, ठीक है। इस सेशन के अगेंस्ट आपने वैल्यू लिखनी है, तो मैथ का क्वेश्चन है। इसके अगेंस्ट आपने सी प्लस प्लस के क्वेश्चन लिखने हैं। और ये बताएंगे ये क्या करता है? अच्छा चलो, अगर 2 देंगे तो आंसर क्या आएगा? चले हम इसको करते हैं, ये ज़रा इंटरेस्टिंग है। 3.9 अगर आप 2 दें
ठीक है, नंबर आपने एक वैल्यू हम यूजर से ले आते हैं, वैल्यू 1, वो अगर आप 2 देता है यूजर एंटर करता, तो इधर हमारे पास क्या प्रिंट होगा? वैल्यू 3 जो है वो क्या प्रिंट होगी? बताएं जरा सर ये आंसर। तो हम्म 8 6 8 सर। 8 6 साफ हो गया, किसकी बात माने? कोई और बच्चा इनका हिमायती? ये क्या? 6 सर। 6 से एक और आ गया 6, और कोई? सर 8 ही होगा। अच्छा, चले से आई हो गया, 2 8 हैं 2 6 हैं, और आगे जी, और कोई? सर 8 आएगा। 8 आएगा, 3 8 हो गए, 2 6 हो गए जी, और कोई? कोई और उठे? सर सर 8 हाँ, 6 आएगा। 6 आएगा, ये फिर टाई होता जा रहा है, कहते 8 कहते 6, अभी तक टाई चल रहा है, क्या करें? हाँ जी, दोबारा और कोई शहजादा? शाबाश। बाकी सारे सो गए, 26 बच्चे आए हैं, तो 6 को बच्चों ने आंसर किया, 6 था। सर सर 6 ही आएगा। वैल्यू 2 में 8 आएगा और वैल्यू 3 में 6 आएगा। अब वैल्यू 3 की वैल्यू हमने बतानी है आखिर में, बस देखिए सीआउट में वैल्यू 3 डिस्प्ले हो रहा है ना, वो हमने वो दिखाना है, आउटपुट वही करनी है ना आउटपुट, तो और वैल्यू 2 तो पूछी नहीं है, वैल्यू 3 पूछी है इसमें। तो हम कैलकुलेट कर रहे थे ना, 2 इधर आया तो 2, और इधर क्या है, इधर 2 आया, 2 के बाद 2 क्या होता है जी? 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। अब 8, ये 8 आ गया, और इसके अंदर क्या होगा? 8 डिवाइड बाय 2 होगा, तो 4 आ गया, 4 + 3 7 - 1 6 आंसर है जी, 6 आंसर है, जिन्होंने 6 कहा वो बिल्कुल सही कहा। पाई आर एच, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसके लिए आप प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है? ये प्रोग्राम उसने बना दिया आपको, यहाँ पे आप वो इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो आज हम इतने ही पढ़ लें, कल फिर हम जो है अगली क्लास में जो है हम 3.3 से लेके आगे इंशाल्लाह कवर अप करेंगे, 3.6 से, ठीक है जी? काफ़ी है इतना कि मज़ीद बढ़ा दूँ? यस सर सर, नहीं सर काफी। काफी है। कभी कभी आज किसी बच्चे ने नहीं कहा कि सर नहीं और मज़ीद पढ़ा रहे हैं, मतलब ये एक जनरल सी बात है। यहीं कि अगर क्लास के शुरू में कहूँ आज हमें पढ़ना नहीं है, तो सारे बच्चे बहुत खुश होंगे, आप ये समय नहीं पढ़ना। सर आप ऑलरेडी काफी पढ़ा देते हैं इसलिए। सर हमें ये तो हमारे साथ मैं ये समझता हूँ कि जितना मैंने रिकॉर्डिंग एक मिनट ऑफ कर देता हूँ, ठीक है? हमने पर डे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, फिर बात करते हैं।